ओके, तो आज हम लोग वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर्स में वी स्टार्ट विद फिजिकल क्वांटिटीज इसे बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि मेजरेबल होती हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं एंड आर यूज्ड इन द लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की लॉज में इसका इस्तेमाल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये मेजरेबल। फिजिकल क्वांटिटीज को हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक स्केलर्स या स्केलर क्वांटिटी भी बोल देते हैं इसको, और दूसरी वेक्टर। स्केलर्स वो होते हैं जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब मैग्नीट्यूड हैज अ नंबर एंड अ यूनिट, जैसे कि 3 मीटर, 5 न्यूटन, ये वैल्यू होती है बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी की। और इट हैज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, इट हैज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर एंड सो। वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, क्योंकि मेजरेबल कोई भी चीज होगी तो इट विल कम विद अ नंबर एंड अ यूनिट। एक नंबर होगा, एक यूनिट होगा, उसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। फिर इट हैज सेंस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का सेंस भी होगा उसके अंदर, बिना डायरेक्शन के उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती। एंड तीसरी चीज, इट ओबेज वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को ये ओबे भी करेगा, ये भी जरूरी है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी, टॉर्क एंड सो। इलेक्ट्रिक करंट को हम किस कैटेगरी में लेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में बेसिकली कुछ वैल्यू भी होती है, जैसे 5 एम्पीयर, और डायरेक्शन भी होता है। तो ऐसे लगता है कि इट शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी, बट एक्चुअली इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि थर्ड क्राइटेरिया पे फुलफिल नहीं होता। ये नॉर्मल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। जैसे यहाँ से 5 एम्पीयर आया है, यहाँ से 2 एम्पीयर आया है, और अभी यहाँ से जा रहा है, तो ये 7 एम्पीयर ही होगा। इसका इन दोनों के एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि वेक्टर एडिशन में एंगल्स का इंपॉर्टेंस होता है, जैसे कि अभी हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट देयरफॉर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो दिस इज अबाउट ब्रॉडली स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब हम आगे आते हैं। वेक्टर्स में कुछ पर्टिकुलर वेक्टर्स के बारे में तुम्हारे को ठीक से पता होना चाहिए, जिसमें से एक है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर नाम बता रहा है यूनिट। यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब 1 होता है, और उसको हम ऐसे कैप से शो करते हैं, एन कैप बोल देते हैं। तो इट इज अ यूनिट वेक्टर। तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, and it is used to represent direction of a given vector. अगर कोई given vector A है और मुझे सिर्फ उसका डायरेक्शन के बारे में बात करनी है, तो मैं एक यूनिट लेंथ का एक वेक्टर उसी की डायरेक्शन में बना दूंगा। तो दिस n जिसका वैल्यू 1 है इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर A। और ये निकालते कैसे हैं? तो यूनिट वेक्टर हमेशा लिखा जाता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम इसको दूसरे एंगल से भी लिख सकते हैं कि अगर आपको एक वेक्टर लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो? पहले उसका मैग्नीट्यूड लिख दो और फिर यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, और कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर पता है तो आप बड़े आराम से कर सकते हो, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर। ठीक है, आपको पता है कि हम ये कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम का बहुत इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, पर्टिकुलरली काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए।
तो ये रेफरेंस पॉइंट होता है ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है और ये जेड एक्सिस होती है। तो फिक्स है कि एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हमेशा क्या मानना ही है, आई कैप। वाई डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हमेशा मानना ही क्या है, जे कैप। और जेड वाले को क्या मानना है, के कैप। याद रखना कि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सिस होती हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आप किसी को भी एक्स, किसी को भी वाई, किसी को भी जेड मान सकते हो। आपकी इच्छा है कि आप इसे जेड मानो, इसे एक्स मानो, परफेक्टली हो, कोई दिक्कत नहीं। तीनों परपेंडिकुलर होनी जरूरी है। और ऐसा नहीं कि एक हॉरिजॉन्टली होनी चाहिए और एक वर्टिकली होनी चाहिए। आप इसे किसी एंगल पे भी ओरिएंट कर सकते हो गिवन प्रॉब्लम में। आपको अगर प्लस एक्स ये मानना है तो प्लस एक्स ये मानो। अगर आपको प्लस एक्स ये मानना है, आपको इसमें ज़्यादा कंफर्ट लेवल लग रहा है, नेगेटिव वैल्यूज कम आ रही है, तो आप इसको प्लस एक्स मान लो, इसको इस तरफ से प्लस वाई मान लो। मतलब ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। प्लस और नेगेटिव आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। एंगल भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसको एक्स, किसको वाई, किसको जेड मानना है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और फिर ये चेक कैसे लेंगे, एक्स डायरेक्शन जो आपने सपोज किया है उसमें हमेशा यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप, वाई में जे कैप और जेड में के कैप होगा। ऐसा हमेशा ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। फिर एक होता है डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखो इसे डिस्कस कर रहा हूं मैं अब। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है ओरिजिन। मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक ऑब्जेक्ट किसी वक्त पर इस पोजीशन पे है और ये पोजीशन में ए मान लेता है और आपको इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है। ये क्या है, ओरिजिन। और ये इनिशियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की और आपको ए का क्या ड्रॉ करना है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं, ओरिजिन से जिस पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर बनाना है, पोजीशन का वेक्टर होता है, पोजीशन का वेक्टर। तो आपको ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है बस। तो ये क्या हो गया, ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और मैं इसको R1 से रिप्रेजेंट करता हूं। तो R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन ए। ओरिजिन से उस पॉइंट को एक वेक्टर से मिला दो। डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। मान लो ये चलते हुए थोड़ी देर में यहां तक पहुंच गया, बी पॉइंट तक। जो ऑब्जेक्ट यहां था वो थोड़ी देर में यहां पर पहुंच गया। तो उस केस में क्या होगा कि जो पोजीशन वेक्टर बी का होगा वो क्या होगा, वो ये हो जाएगा R2। तो R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, R1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। और ये ए बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्योंकि ऑब्जेक्ट ए से लेकर के बी तक डिस्प्लेस हुआ है। अगर मैं इसे R मान लूं फॉर एग्जांपल, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूं, R1 प्लस R इज इक्वल टू R2। R1 प्लस R इज इक्वल टू R2। यानी कि ये पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज R2 माइनस R। तो ये होते हैं पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां मैं आप लोगों को एक और चीज बता देना चाहता हूं कि मान लो कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स आर एक्स से आर x1, y1 और z1। तो आप इस R1 को जो पोजीशन वेक्टर है उसको x1, y1 और z1 के टर्म्स में भी लिख सकते हो, यानी कि कोऑर्डिनेट के टर्म्स में भी लिख सकते हो आप पोजीशन वेक्टर। तो कैसे लिख सकते हो, तो R1 को आप लिख सकते हो, x कंपोनेंट क्या है, x1। तो x कंपोनेंट का यूनिट वेक्टर क्या होता है, i। तो x1 i है। ऐसे ही प्लस y1 j है, ऐसे ही z1 k क्या लिख सकते हो। ऐसे अगर b के आपको कोऑर्डिनेट्स पता है x2, y2 और z2, तो आप
R2 भी लिख सकते हो। व्हाट विल बी R2? R2 विल बी x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो अब आप r को xy के टर्म्स में भी लिख सकते हो। यू कैन राइट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ xy एज वेल। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप। आपको काफी कन्वर्जेंट होना चाहिए इस सब चीजों से, क्योंकि इससे क्या होता है कि जैसे ही आपको एकदम क्विकली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आपके दिमाग में कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा, तो आप फटाफट से कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर बना करके और आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हो। सो एक और होता है वेक्टर जिसको हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। तो इसमें जीरो के ऊपर हम वेक्टर साइन लगाते हैं। एग्जाम्पल क्या है एक जीरो वेक्टर का? अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो आप बोलोगे जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट का एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। लेकिन प्रिसाइसली आपको क्या बोलना चाहिए? जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का ही पोजीशन वेक्टर आपसे पूछ रहे हैं, तो ये ओरिजिन है और ओरिजिन का ही पोजीशन वेक्टर पूछ रहे हैं। किसी पॉइंट का पूछते तो आप ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला देते, अब ओरिजिन का ही पूछ रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो। तो इट विल बी कॉल्ड एज अ जीरो वेक्टर और अ नल वेक्टर। किसी भी वेक्टर के साथ अगर आप एक नल वेक्टर को ऐड कर दोगे तो उस वेक्टर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी वेक्टर को अगर आप एक नल वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तब भी उस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आपको चीजों को ध्यान रखना है। फिर एक और तरीके के वेक्टर्स होते हैं जिनको हम एक्सियल वेक्टर्स बोलते हैं। एक्सियल वेक्टर्स पिक्चर में आते हैं रोटेशनल मोशन में, क्योंकि रोटेशनल मोशन में ना एक एक्सिस होती है पिक्चर में, एक एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है। रोटेशन अबाउट एक्सिस होता है, तो वो वेक्टर अलोंग दैट एक्सिस एक्ट करते हैं। तो जैसे कि एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सब एक्सियल वेक्टर्स है। क्योंकि रोटेशन अगर ऐसे हो रहा है तो एक्सिस के अलोंग लगते हैं, ये एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर लगते हैं उनको क्या कहते हैं? एक्सियल वेक्टर्स। और ऑब्वियसली ये कब पिक्चर में आएगा? जब रोटेशनल मोशन पिक्चर में होगा तब। ओके, अब ये तो हमने समझ लिया कि ठीक है वेक्टर्स क्या होते हैं और इसके चार इंपॉर्टेंट टाइप्स भी हम लोगों ने डिस्कस की अलोंग विद द एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स की। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, अभी सिर्फ दो ही वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिजल्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि जो ऐड होने के बाद मिलेगा उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो रिजल्टेंट क्या है? तो जैसे एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? तो सबसे पहली बात ये समझने की है कि दो वेक्टर्स जो होते हैं, रिजल्टेंट हमेशा उन दो वेक्टर्स के बीच में ही कहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वेक्टर यहाँ लग रहा हो, एक वेक्टर यहाँ लग रहा हो और जो रिजल्टेंट यहाँ। सोचो एक एल्मीरा है, एक बंदा यहाँ से फोर्स लगा रहा है, एक बंदा यहाँ से फोर्स लगा रहा है। तो एक यहाँ से लगा रहा है, एक यहाँ से लगा रहा है, तो कहीं यहीं तो जाएगी एल्मीरा कि उधर जानी चालू हो जाएगी। तो रिजल्टेंट हमेशा कहीं बीच में ही होगा दो वेक्टर्स के। अब ये बीच में भी ए की तरफ होगा या बी की तरफ होगा, या ठीक बीच में होगा?
उसके बाद में भी अभी मैं डिस्कस करूंगा। अभी के लिए मैं मान रहा हूं कि ये आर्बिट्रली कहीं पर भी है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर जो ए के साथ क्या एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो इस आर को हम कैसे लिखेंगे, तो ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड में लिखा जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, और tan अल्फा कैसे लिखा जाएगा, तो देखो फॉर्मूला मैं जो बता रहा हूँ ध्यान रखो, रिजल्टेंट जिस वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है, क्योंकि एंगल आप ये वाला भी मान सकते हो, मतलब आप इसे बीटा लेकर के बीटा के टर्म्स में भी लिख सकते हो उसको, लेकिन आप आर को किसके साथ मान रहे हो, ए के साथ अल्फा। तो जिसके साथ आपने ये एंगल ले रखा है रिजल्टेंट का, वो वेक्टर यहाँ नीचे अकेला रहेगा। रिजल्टेंट का जो एंगल आपने जिस वेक्टर के साथ मान रखा है वो वेक्टर नीचे अकेला रहेगा। और बीटा लेंगे तो बी लेंगे। एक्जेक्टली, अगर मैं यहाँ बीटा लेता तो फिर यहाँ पर बी लेता, फिर यहाँ भी बीटा लेता, और जो दूसरा वेक्टर है उसमें ऊपर दूसरे वेक्टर के साथ साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा दूसरे वेक्टर के साथ में, ये याद रखने का तरीका है इसको, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अच्छा, फिर अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर ये जैसे बीटा होता तो याद रखना कि अगर a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड इक्वल है, a और b इक्वल है, तो ये रिजल्टेंट ठीक बीच में होगा। तो उस केस में क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। जैसे अगर ये 60 होता तो ये कितना होता, 30, दोनों 30 एंगल बनाता अगर मैग्नीट्यूड इक्वल होते। अगर a बड़ा होता b से, a ज्यादा है b से, तो रिजल्टेंट किसकी तरफ आ जाएगा, a की तरफ आ जाएगा। रिजल्टेंट हमेशा किसकी तरफ होता है, बड़े वाले की तरफ होता है, और इसे बड़े आराम से फील किया जा सकता है। सोचो कि एक एल्मिरा है, खली यहाँ से फोर्स लगा रहा है और एक बच्चा यहाँ से फोर्स लगा रहा है, तो क्या, और पूरा जोर लगा रहा है, खली भी पूरा जोर लगा रहा है और वो बच्चा भी पूरा जोर लगा रहा है, तो क्या ये एल्मिरा ठीक बीच में जाएगा, क्या किस तरफ ज़्यादा चला जाएगा, जिस तरफ खली फोर्स लगा रहा है। बच्चे वाले का इम्पैक्ट थोड़ा सा ही जाएगा, तो मेजरली तो ये इधर ही जाएगा। तो याद रखना द रिजल्टेंट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द बिगर वेक्टर। तो यानी कि अगर a बड़ा है b से तो अल्फा क्या होगा, छोटा हो जाएगा बीटा से। इस तरह से आपको इसे ध्यान रखना है। ओके, और अगर जरूरी थोड़ा कि हमेशा एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन का भी तो सीन बन सकता है। यहाँ तो क्या था, r इज इक्वल टू a प्लस b था। अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, यानी अब की बार आपके सामने है कि r किसके बराबर है, a माइनस b के बराबर है। तो अब की बार आप b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किससे, a से। तो तब आपको ग्राफ, ये मैं डायग्राम में बनाया था, लेकिन सबसे पहले फॉर्मूले पे फोकस कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड में r क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, -2ab cos थीटा, और दूसरा tan अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, वही b sin थीटा अपॉन a, और यहाँ पर पॉजिटिव की जगह -b cos थीटा आ जाएगा। ओके, अब इसमें हमारे को एडिशन के लिए कुछ स्पेशल केसेस भी कंसिडर करने चाहिए। मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा और कितना होगा। तो ये मैक्सिमम रिजल्टेंट तब होता है जब थीटा 0 होता है। थीटा 0 होने का मतलब ए जिस डायरेक्शन में है, बी भी उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को रीइंफोर्स कर रहे हैं कंप्लीटली एक ही डायरेक्शन में, तो सबसे अधिक रिजल्टेंट मिलेगा। और जब आप यहाँ पर 0 रखोगे तो cos 0 कितना होता है 1, तो आपको r मैक्स कितना मिल जाएगा, आपको r मैक्स मिल जाएगा a प्लस थीटा कितना होगा 0। और मिनिमम रिजल्टेंट कब मिलेगा, मिनिमम रिजल्टेंट में ना cos थीटा की वैल्यू सबसे कम रखनी पड़ेगी आपको, और cos थीटा की सबसे कम वैल्यू क्या होती है, -1। cos थीटा की सबसे कम वैल्यू -1, और वो कब होती है, जब थीटा 180 डिग्री होता है, तो cos 180 डिग्री -1 होता है, और ये मिनिमम वैल्यू होती है। थीटा 0 होने पे cos 0 कितना हो गया 1, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है cos की, और ये मिनिमम वैल्यू होती है। cos हमेशा +1 और -1 के बीच में रहता है,
तो जब आप यहाँ पर माइनस डालोगे तो क्या होगा, आर मिनिमम विल बी -1 से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी, यानी कि जो रिजल्टेंट है उसकी वो कम हो गया, हर्षित किसके बराबर हो सकता है, a प्लस बी के, और a माइनस बी से या तो इक्वल या उससे ज़्यादा होगा, यानी रिजल्टेंट इन दोनों वैल्यूज के बीच में ही फ्लक्चुएट करेगा और इसके बराबर भी हो सकता है। ये रिजल्टेंट के बारे में आपको सब जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आप तुरंत इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक दो बातें और भी हैं जो एडिशन से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए, और वो ये हैं कि ये ए में बी जोड़ दो या बी में ए जोड़ दो, दोनों सेम होते हैं, ये कॉम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। तो वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए में जोड़ दो, पहले बी और सी का एडिशन कर लो और जो मिलता है उसको ए में जोड़ दो, या फिर पहले ए और बी को जोड़ दो और जो उसका रिजल्टेंट मिलता है उसको सी में जोड़ दो, तो रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। इसका मतलब कि वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में दोनों ही फॉलो नहीं होते। वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो, न तो ये फॉलो करता है कॉम्यूटेटिव लॉ को और न फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ को। एडिशन दोनों को ही फॉलो करता है और ये दोनों में से किसी को भी फॉलो नहीं करता। अच्छा, ये हमारा फॉर्मूला यही रहने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि थीटा एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, यानी कि ये जो एंगल है ये एंगल अभी तो एक्यूट है इन दोनों के बीच में, 90 होता या ऑब्ट्यूज होता तब भी फॉर्मूला यही होता। अक्सर क्या होता है कि ये डायग्राम सब पूछ ले रखा होता है, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, 90 डिग्री एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। 90 डिग्री वाला केस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि अक्सर हमारे को ये सिचुएशन देखने को मिलती है जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 का, जैसे ये है और बी ये है, और इनके बीच में एंगल कितना है, 90। तो एक्चुअली क्या है कि मैं डायग्राम को वापस से रीड्रॉ करके b को इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर विल गिव यू द रिजल्टेंट। अब चाहे ऐसे बना दूं चाहे ऐसे बना दूं, बात एक ही है, और ये एंगल थीटा ले रहा हूँ r और a के बीच में, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। जब भी कोई ऐसा सिनेरियो आए तुरंत इसको इधर कर लोगे तो आपको ज्यादा लंबा सोचने की जरूरत नहीं है, फिर तो सीधा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो r स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आप इसका अंडर रूट स्ट्रेट अवे ले सकते हो, और tan इसको अल्फा मान सकते हैं क्योंकि पहले भी अल्फा माना था, तो tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी b अपॉन। ये फॉर्मूलेस वैलिड हैं, छोटे पड़ते हैं अगर आपको दो वेक्टर्स को हैंडल करना है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो सकता है 3 4 5 वेक्टर्स भी आपको ऐड करने पड़ सकते हैं, तो तब ये बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो तब उसके लिए एक शॉर्ट मेथड है, और शॉर्ट मेथड को समझने से पहले हम समझ लेते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या स्प्लिटिंग अप ऑफ अ वेक्टर। ये वीडियो आज कर सकता हूँ, ओके। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, हाँ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या स्प्लिटिंग अप ऑफ अ वेक्टर। तो ये वेक्टर ए है,
आपको उसको स्प्लिट अप करना है। कितने पार्ट्स में स्प्लिट अप कर सकते हो आप? तो देखो एक आइडिया मेरे दिमाग में ये आया कि ऐसे स्प्लिट अप कर देता हूँ, लैम्डा m प्लस लैम्डा 1m प्लस लैम्डा 2m। तो मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा 1m प्लस लैम्डा 2m। तो ये दो पार्ट्स में स्प्लिट अप हो गया, ऐसे और ऐसे। तो तुम क्या इमेजिन करते हो कि एक वेक्टर को कितने पार्ट्स में स्प्लिट अप किया जा सकता है? सिर्फ दो या दो से ज्यादा से भी स्प्लिट अप किया जा सकता है? दो से ज्यादा भी स्प्लिट अप कर सकते हैं। इनफैक्ट कितने पार्ट्स में स्प्लिट अप कर सकते हैं? इनफाइनाइट पार्ट्स में स्प्लिट अप कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये ए वेक्टर है, क्या मैं इसको दिस वेक्टर प्लस 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 दिस वेक्टर ऐसे करके इतने वेक्टर्स के एडिशन में शो कर सकता हूं क्या? ऐसे में कितने वेक्टर्स बना सकता हूं? इनफाइनाइट। यानी कि आप एक वेक्टर का स्प्लिटिंग कितने पार्ट्स में कर सकते हो? इनफाइनाइट पार्ट्स में कर सकते हो। हर पार्ट इसका एक कंपोनेंट कहलाएगा, हर पार्ट इसका एक कंपोनेंट कहलाएगा। तो अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड और स्प्लिट अप इन इनफाइनाइट पार्ट्स। लेकिन हमारे लिए प्रैक्टिकली जो इंपॉर्टेंस की बात होती है वो होती है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। जब वर्ड रेक्टेंगल आ गया का मतलब नॉर्मल होगा, 90 डिग्री के एंगल पर होगा, या इनको ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। 90 डिग्री वाले को ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। ये वर्ड भी इस्तेमाल होता है नॉर्मल। यानी कि जैसे मेरे पास एक वेक्टर ये है ए, और जब मैं वेक्टर बोलता हूँ तो ये वेलोसिटी भी हो सकता है, ये फोर्स भी हो सकता है, इनफैक्ट ये कोई भी वेक्टर हो सकता है। इसको ये लग तो इधर रहा है, लेकिन सोचो कि मुझे इसका असर इधर देखना है, तो इसका असर यहाँ का कितना आ रहा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसका यहाँ वाला पार्ट क्या होता है? वेक्टर कॉस थीटा। कैसे आता है उसको मत सोचो, सीधा याद रखो। जिस तरफ थीटा है उस तरफ वेक्टर कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसका जो होगा वो एक के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे कंपोनेंट्स, और ये क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। तो अगर मैं इसे x मान रहा हूँ, इसे y मान रहा हूँ, तो मैं इस a cos थीटा को x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a कह सकता हूँ, और इसको क्या कह सकता हूँ? ay, यानी कि y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। और अगर मैं इसको भी वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसे भी वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ। तो फिर मैं वेक्टर ए को कैसे लिख सकता हूँ? इट इज ए cos थीटा i प्लस ए sin थीटा j, या फिर axi प्लस ay j, जहाँ पर भी ये ax कितना है, यानी कि x कंपोनेंट कितना है इसका? a cos, और y कंपोनेंट कितना है? a sin थीटा। तो 90 डिग्री पे बहुत सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें हमारे को एक वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ता है। 90 डिग्री पे रिजॉल्व करना पड़ता है। ओके, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसके तुम लोगों को, और वो है addition of two or more than two vectors. Addition of two or more than two vectors. तो मान लो कि एक वेक्टर a ये है, एक वेक्टर b ये है, और एक वेक्टर c ये है। अब इन तीनों को आपको एडिशन करना है, a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू आर, ये निकालना। अब अगर आप वो पहले वाला मेथड इस्तेमाल करोगे ना, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, फिर उसका डायरेक्शन निकालो, फिर उसको फिर सी के साथ कोरिलेट करो, फिर वापस से फॉर्मूलेस लगाओ, फिर बिकम्स जीरो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आप जो है दो डायरेक्शंस को स्टैंडर्ड मान जो आपकी कन्वीनियंस की है। मैंने ये दो डायरेक्शंस सोचा कि
ये मेरी स्टैंडर्ड डायरेक्शन है। सपोज ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये वाला एंगल गामा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस a को दो पार्ट में रिजॉल्व कर दूंगा। तो इधर वाला क्या हो जाएगा, a cos अल्फा, ये x वाला, और उधर वाला a sin अल्फा। सिमिलरली b को भी दो पार्ट में रिजॉल्व कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा, b cos बीटा, इधर वाला b sin बीटा। फिर c को भी दो पार्ट में रिजॉल्व कर दूंगा। इधर वाला c cos गामा, इधर वाला c sin गामा। रिजॉल्व। अब हमारे पास सिर्फ दो ही डायरेक्शन से सोचने वाले हैं, क्योंकि आप इनको भूल जाओ, a b और c को तो भूल जाओ, क्योंकि अब इसके इम्पैक्ट हमने देख लिया, x पे कितना आ रहा है और y पे कितना आ रहा है। अब ये दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इन दोनों को तो ऐड कर देंगे, और ये इसके ऑपोजिट है तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मान लो कि ये दोनों मिलकर के इससे ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है वैसे। तो इन x डायरेक्शन का रिजल्टेंट कहां पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसे मैं r x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ज्यादा मीनिंगफुल तरीके से, समेशन ऑफ द x कंपोनेंट। ये समेशन एडिशन कहलाता है ऑफ x कंपोनेंट्स। सेम डायरेक्शन वालों को ऐड कर देना, फिर ऑपोजिट वालों को सब्ट्रैक्ट कर देना। ऐसे ही y वाले में भी मिल जाएगा हमारे को। ऐसे में सोचना दो ऊपर है और एक नीचे है तो ये ज्यादा होगा। अगर ये 1 न्यूटन, ये 1 न्यूटन और ये 5 न्यूटन है, तो अभी के लिए मैं आर्बिट्रेरी मान रहा हूं कि ऊपर वाला ज्यादा है। तो ये समेशन ऑफ y। अब हमारे पास क्या एडवांटेज आ गया, हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं जो कि 90 डिग्री के एंगल पर, तो फिर जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं बीच में ही होगा। और वो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे को पता है क्या होता है 90 डिग्री वाले में, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर। और अगर इस एंगल को मैं अल्फा मानूं तो tan अल्फा किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ y अपॉन समेशन ऑफ x। अब एक और वेक्टर भी ऐड अप है तो हमारे को टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग में है क्लियर है क्या करना है, रिजॉल्व कर देंगे, x वालों को जोड़ देंगे, y वालों को जोड़ देंगे, और फिर ये दो फॉर्मूले इसका इस्तेमाल करते हैं। आप दो वेक्टर्स के लिए भी इसको कर सकते हैं, ये नहीं कि दो में वो ही इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं। मैंने क्या लिखा, एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर। इस वाले को ऐड करना है, इस वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। जो सेम डायरेक्शन में उनको ऐड करेंगे और जो ऑपोजिट है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। भाई सोचो कि एक अलमीरा है, दो फोर्सेस इधर लग रही हैं और एक इधर लग रही है, तो क्या करोगे, मान लो 2 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है और 3 इधर लग रहा है, तो क्या होगा रिजल्टेंट, 2 और 5 इधर लग रहे हैं और 3 इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 2 और 5 7 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओवरऑल 4 बस। इसमें कुछ ज्यादा मैथ्स नहीं है, फील करो इसको, ये तो सिंपल सी चीजें हैं। इसमें ऐसा कुछ याद रखने वाला नहीं है कि इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जैसा तो नेचुरल कंसीक्वेंसेस हैं। ओके, अब देखो एक दो चीजें हम लोग और भी समझते हैं। एक तो याद रखना कि कोई भी वेक्टर हो, आप हमेशा उसको कैसे लिख सकते हो, उसका x कंपोनेंट i कैप, उसका y कंपोनेंट j कैप, उसका z कंपोनेंट k कैप, और फिर उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है हमेशा, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस
ay² प्लस az²। यू कैन ट्रीट दिस एज अ फॉर्मूला। कोई वेक्टर अगर ऐसे है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपको करना है। ठीक है ना भाई। अब देखो हम बात करते हैं, एडिशन की बात हो गई, सब्ट्रैक्शन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रहेगा, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से हो सकता है। आपको ए और बी वेक्टर्स मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है करते हैं। ए और बी वेक्टर्स मल्टीप्लाई करने हैं, हाँ करने हैं। तो कभी कभी देखने में ये मिलता है कि इसको मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या मिलता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और ये एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है हमारे को, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो ऐसे में वी कॉल इट एज द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और हम यहाँ पर डॉट लगाते हैं। जैसे कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन होता है। वैसे आप कैसे लिख सकते हो, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो ये डॉट प्रोडक्ट है। जब भी दो वेक्टर्स इस तरह से मल्टीप्लाई हों तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको स्केलर क्वांटिटी मिले, तो वो स्केलर या डॉट है, और ऐसे में कॉस आता है। यहाँ पर फिर एक बात है, देखो मान लो आपको ऐसे दे रखा है, ए और बी की टर्म्स में लिख लेते हैं। ए दे रखा है क्या, ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड। बी दे रखा है आपको बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड के। तो फिर आपको ए डॉट बी क्या मिलेगा, तो आपको इसे एक फॉर्मूले की तरह से ट्रीट करना है। आई वाला कंपोनेंट आई वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, जे वाला जे से मल्टीप्लाई हो जाता है, और के वाला के से मल्टीप्लाई हो जाता है, और बाकी सब जीरो हो जाते हैं। तो यू हैव टू ट्रीट दिस एज अ फॉर्मूला। आई जे की टर्म्स में आपको वेक्टर्स पता है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। आई वाले कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई कर दो, जे वाले को जे से और के वाले को के से विद साइन, तो आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। अच्छा, इसमें ना एक और तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब दो एंगल से तुम्हारे को और देखना है इसको। एक एंगल ये है कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो कॉस थीटा क्या हो जाता है, सी। यानी अगर एक वेक्टर ऐसे है ए और एक वेक्टर ऐसे है बी, और इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो ऐसे में जैसे मैंने बताया कि cos 90 क्या होता है, 0, पूरा ही वेक्टर 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो ऐसे में डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। तो आप इसका फायदा उठा सकते हो इस कंडीशन का, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर मान लो आपको ये देखा हो कि आप ये शो करके बताओ कि ये दो वेक्टर्स जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं, चेक करके बताओ कि हैं कि नहीं, और आपको सब वैल्यूज पता है ऐसे, तो आप क्या करो, ए डॉट बी निकाल लो। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है का मतलब परपेंडिकुलर है, नहीं आती का मतलब परपेंडिकुलर नहीं है। या फिर आपको इनमें जैसे कोई एक, बाकी सब वैल्यूज तो नोन है, एक अननोन है, और आपको ये कह रखा है कि भाई ये परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल हैं, तो आप उस अननोन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, इसको इज इक्वल टू 0 रखोगे, बाकी सारी वैल्यूज बताओगे, एक अननोन होगा वो आप निकाल सकते हो। और इसमें एक और एस्पेक्ट जिस पे क्वेश्चंस आते हैं वो ये है कि देखो जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इसके बीच में एंगल थीटा है। तो ये ए वेक्टर है, बी का कंपोनेंट अलोंग ए क्या आएगा, यानी मैं क्या देख रहा हूं, बी का इफेक्ट अलोंग ए क्या आएगा, तो यानी कि बी का कंपोनेंट अलोंग ए। तो हम जानते हैं कि ऐसे में ये जो ये वैल्यू होती है ये कितनी होती है, बी कॉस थीटा।
है ना, जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ बी कॉस थीटा लग जाता है। यानी कि हम ए डॉट बी को एक और एंगल से देख सकते हैं। वो एंगल क्या डेवलप हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी कॉस थीटा। तो इसे क्या कैसे देखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। ये लैंग्वेज समझिए, या प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए, इसके मल्टीपल के एंगल से भी आप इसको देख सकते हो, क्योंकि बी का कंपोनेंट अलोंग ए बी कॉस थीटा आ रहा है, तो ए इंटू बी कॉस थीटा। और इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका उल्टा क्या, इसका कंपोनेंट यहाँ देखोगे तो वो ए कॉस थीटा हो जाएगा। अगर वो ए कॉस थीटा आता है तो फिर बी इंटू ए कॉस थीटा के एंगल से भी देख सकते हो। यानी कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अदर। ये इंपॉर्टेंट चीज हैं जो आपको स्केलर में ध्यान रखनी है। ओके, डायरेक्शन के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं, स्केलर है तो डायरेक्शन तो है ही। अब हम बात करते हैं कि दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और हमारे को एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाए। ऐसा भी होता है, दो वेक्टर्स ऐसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं कि जिससे कि आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिले। तो वो ऐसे होता है, तो उससे तब से वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं। तो जैसे ए फिर क्रॉस लगाते हैं यहाँ पर बी, कैसे होता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इंटू अब जो नया वेक्टर मिला, ये मल्टीप्लाई होकर बी के नया वेक्टर आ रहा है, उसका डायरेक्शन के लिए उसका यूनिट वेक्टर, जो नया वेक्टर मिल रहा है उसका डायरेक्शन शो कर रहा है। तो याद रखना क्या होगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। जैसे देखो ये है अपना ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर सपोज, और ये इनके बीच में एंगल थीटा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों से बनते हुए वेक्टर्स का एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं। इन दोनों वेक्टर्स से बनता हुआ एक पैरेललोग्राम को बना, ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन गया। तुम्हारा तो ये मानना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम एक प्लेन होता है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे को मिलता है, इसको आप वेक्टर सी से भी नोट कर सकते हो चाहे। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है उसका डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा ए बी साइन थीटा। हम वी आर फोकसिंग ऑन डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन, ऑफ द न्यू वेक्टर जो मिला या फिर एन, एक ही बात। तो याद रखने वाली बात क्या है कि ये जो इसका डायरेक्शन होता है ये इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये प्लेन है, इसमें दोनों वेक्टर्स हैं। तो जैसे कि हम प्रैक्टिकली सोचें तो देखो भाई एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, दिख रहा है तुम्हारे को, ये वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो ये इस प्लेन में, तो जो रिजल्टेंट होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यानी दो डायरेक्शन होती है, या तो ऊपर या नीचे। बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पहले दो वेक्टर्स देख लो, उसके प्लेन को डिसाइड कर लो। एक बार प्लेन डिसाइड हो गया तो उसके परपेंडिकुलर की दो डायरेक्शन हो सकती हैं, तो या तो ऊपर हो सकती है या फिर नीचे हो सकती है। इन दोनों में से अब आपको एक डिसाइड करना है। वो एक कैसे डिसाइड करोगे, तो वो डिसाइड आप कर सकते हो राइट हैंड थंब से। राइट हैंड थंब, तो उसका कैसे इस्तेमाल करोगे, तो अपने राइट हैंड को ऐसे कर लो। अब आपको क्या करना है, ये जो कर्ल ऑफ द फिंगर ऐसे घुमाना है, कहां से कहां तक, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर तक।
आपकी मर्जी नहीं कि आप कैसे भी घुमा लो। जो पहला लिखा है यहाँ पर ए लिखा है तो ए से घुमाना चालू करना है, कहाँ तक बी। अगर पहले बी लिखा होता तो बी से। तो जब आप अपने हाथ को ऐसे ओरिएंट कर लोगे, ये थंब आपको ये सी का डायरेक्शन बताएगा, तो यानी कि या तो आपका हाथ ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा। कुछ ऐसा ओरिएंटेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि इसे तो क्या रहना है, परपेंडिकुलर रहना है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे रखता हूँ इसे, तो देखो ए से बी की तरफ जा रहा है, तो ये ठीक है। तो फिर इसका यानी कि जो डायरेक्शन आ गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। और जाहिर सी बात है कि तुम्हारे को ध्यान रखना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमेशा परपेंडिकुलर होता है ए के भी, और ये परपेंडिकुलर होता है बी के भी। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि परपेंडिकुलर ना, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा ही। दो और चीजें तुम्हारे समझनी इसमें। एक ये कि अगर थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 का मतलब ये होता है कि ए बी इसी डायरेक्शन में और बी बी इसी डायरेक्शन में, तो एक तरह से पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। और साइन 0 क्या होता है, 0। तो यानी कि तब आपको इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलने वाला है, 0। तो अगर आपको ये शो करना है कि भाई दो वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो ए क्रॉस बी को क्या शो कर दो, 0। अपने आप प्रूव हो गया कि क्या है, पैरेलल। तो एंटी पैरेलल के लिए भी इनफैक्ट रिजल्ट सेम ही रहता है। अगर 180 डिग्री पे तो हाँ तो वो एंटी पैरेलल होने के आ गया, तब भी लेकिन रिजल्ट 0 ही आएगा। तो यानी 0 आ गया, तो आप ये तो कह सकते हो कि पैरेलल या एंटी पैरेलल, लेकिन उसमें से आप चूज नहीं कर सकते। तो ए इधर है और बी अगर इधर है तो ये एंगल 180। इस केस में भी ए क्रॉस बी क्या आने वाला है, तो विल बी अ 0 वेक्टर। मैग्नीट्यूड में आप 0 भी लिख सकते हो। एक तो ये एंगल है, इसको देखने का। और तुम्हारे को ये क्लियर है कि जैसे अगर ए आपको दे रखा है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी आपको दे रखा है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा, आई जे के। पहले हमेशा आई जे के लिखना है, फिर पहले वेक्टर देखो कौन सा है, ए है, तो इसका आई कंपोनेंट क्या है, ए एक्स। तो आई के नीचे आई कंपोनेंट, जे के नीचे जे कंपोनेंट, के के नीचे के कंपोनेंट। अगर आप पहले बी लिख दोगे तो गलत है, पहले ए है तो ए का लिखो, फिर बी है तो बी का, क्या आएगा, बी एक्स बी वाई बी जेड। तो ये डिटर्मिनेंट होता है 3/3। तो इसको ओपन कैसे करते हैं, पहले आप फर्स्ट आई लिखोगे, फिर इससे मिलता हुआ रो और कॉलम को छुपा दो, और जो बच गए 4 उसको क्रॉस कर दोगे, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, ए वाई बी जेड, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी वाई ए जेड। फिर पहला हो जाने के बाद फिर आई होने के बाद फिर जे को पकड़ोगे, लेकिन इसे पॉजिटिव लिया तो इसे नेगेटिव लिखोगे, माइनस जे। फिर इससे मिलता हुआ कॉलम और रो को छुपा दोगे, तो 4 चीजें बचेगी, 1 2 3 4, फिर इसको क्रॉस करोगे तो ए एक्स बी जेड, तो आया ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स बी जेड। फिर ऐसे ही के को पकड़ोगे, फिर ए से कॉलम और रो को छुपा दोगे तो क्या मिलेगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स। इस तरह से we open this and we get the resultant vector in terms of I, J and K। क्योंकि कोई भी वेक्टर हमेशा किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, I, J और K के फॉर्म में लिखा है। तो आपको जो नया वेक्टर मिला वो उस फॉर्मेटिंग में आपके पास अब अवेलेबल है। और एक लास्ट एस्पेक्ट जो आपको ध्यान रखना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट के केस में, कि जो मैग्नीट्यूड आता है ए क्रॉस बी का, इट इज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ए एंड बी। ये वाला एरिया, ये अगर कभी ये एरिया निकालने के लिए आए
तो आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। और तुम्हारे को पता है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो होगा इट विल बी ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by A and B। जैसे ये हो गया, ये A है और ये B है, ये तो पूरा पैरेललोग्राम हो गया। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम का डायग्राम जो उसको दो ट्राइंगल से बांटता है वो एरिया इक्वल ही होती है, तो ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल भी बोल सकते हो आप, या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो। और एक और लास्ट पॉइंट के साथ के दो पॉइंट्स के साथ में हम लोग इस वेक्टर्स को कंक्लूड कर सकते हैं, जो बहुत ही बेसिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, क्योंकि जब तक फिजिक्स चलेगी तो वेक्टर क्वांटिटी से डील करना ही पड़ेगा। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट में ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी नहीं होता बराबर बी क्रॉस ए के, क्योंकि डायरेक्शंस क्या होती हैं, ऑपोजिट होती है डायरेक्शंस की, इसलिए इक्वल नहीं होती। लेकिन अगर आप ऐसे करो a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए लिख दो, तो ये ओके, क्योंकि ये माइनस ने क्या कर दिया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहने वाले हैं, इक्वल रहने वाले हैं। मैग्नीट्यूड विल रिमेन द सेम। और ये शायद तुम्हारे को पता होगा कि जैसे एक सर्कल होता है, तो आप अगर एक ही डायरेक्शन में आई, जे और के को लेते हो, तो आप एक ही तरफ अगर आप चल रहे हो इसी डायरेक्शन में ए क्रॉस जे कर रहे हो, तो जो बचा हुआ है वो पॉजिटिव रह जाएगा। लेकिन उल्टा चल रहे हो इससे, तो जो बचा हुआ है वो नेगेटिव। ऐसे ही जे क्रॉस के कर रहे हो, तो जो बचा हुआ है वो पॉजिटिव, क्योंकि उसी डायरेक्शन में चल रहे हो। लेकिन उल्टा चल रहे हो, के क्रॉस जे कर रहे हो, तो जो बचा है वो नेगेटिव। ऐसे तीसरा वाले हो गया एक्स। लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप डॉट प्रोडक्ट वाले को देखो, तो देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि ए डॉट बी बराबर ही हो जाता है बी डॉट ए के, यानी ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, फॉलोज कॉम्यूटेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ए डॉट बी प्लस सी हो, तो आप कैसे लिख सकते हो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। तो इस तरह से चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके।